Hello everyone. In this video we are going to discuss about inhibition of enzymes. इनहिबिटर्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो भी एंजाइम्स हैं, एंजाइम एक्टिविटी है या फिर एंजाइम्स हैं, उनको क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं उनकी फंक्शनिंग को या फिर इनहिबिट कर देते हैं। उनको इनहिबिटर्स बोला जाता है और ये क्या करेंगे? इनहिबिशन करेंगे एंजाइम्स का। तीन टाइप के यहाँ पे इनहिबिशंस होते हैं: कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन और फीडबैक इनहिबिशन। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन यानी कि यहाँ पे कंपटीशन होगा बिटवीन इनहिबिटर एंड जो भी सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करेगा। इनहिबिटर क्या होता है? स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस शो करता है सबस्ट्रेट से, तभी तो एंजाइम से वो बाइंड कर पाएगा स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस शो करके। अब यहाँ पे क्या होता है? एंजाइम हो गया, एंजाइम के पास क्या है? साइट्स है कुछ सबस्ट्रेट के लिए बाइंड करने के लिए, तो ये स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस शो कर रहा है यहाँ पे सबस्ट्रेट से। जो इनहिबिटर है वो स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस शो कर रहा है कुछ ना कुछ, ताकि इसकी एक्टिव साइट के ऊपर फिट हो सके। अब क्या करेगा? ये इनहिबिटर की जो एफिनिटी होती है बाइंड करने की वो ज़्यादा होती है तो ये सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करके खुद क्या करेगा? यहाँ पे बाइंड हो जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। वैसे यहाँ पे क्या फॉर्म होना था? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होना था, लेकिन इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया? एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया। और अब इनहिबिट हो गई, रिएक्शन ही इनहिबिट हो गई है, एक्टिव साइट ही यहाँ पे इनहिबिट हो गई है, तो आगे कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। डायरेक्टली ब्लॉक द एक्टिव साइट, क्योंकि इसने एक्टिव साइट को डायरेक्टली ही ब्लॉक कर दिया उसके ऊपर बाइंड करके। अब इसके अंदर क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है इसका सबस्ट्रेट होगा सक्सिनिक एसिड, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड यहाँ पे क्या करेगा? इस सबस्ट्रेट या फिर सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है इसके साथ बाइंड कर लेगा सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करके, तो ये फॉर्म क्या कर लेंगे? एक्टिव सेंटर ऑफ द एक्टिव साइट के ऊपर ही बाइंड कर लेगा और इनहिबिटर है ये तो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा और सबस्ट्रेट क्या रह जाएगा? यहाँ पे अनयूज रह जाएगा, वो यूज ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी एक्टिव साइट पे उसको जब बाइंड होगा तभी तो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ पे एक्टिव साइट ऑलरेडी क्या हो गई है? फिल हो गई है और क्या फॉर्म कर लिया? यहाँ पे एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया है। कुछ यहाँ पे यूजेस क्या होंगे इसके? जो पैथोजेनिक कंट्रोल होते हैं, बैक्टीरियल पैथोजेंस होते हैं, उसके कंट्रोल में यूज़ किया जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कि यहाँ पे एंटीबायोटिक्स और बैक्टीरियल जो पैथोजन होंगे उनके बीच में कंपटीशन होगा। एग्जाम्पल्स के लिए और एक अदर एग्जाम्पल्स है लाइक सल्फर ड्रग्स हो गई, साइनाइड्स हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड्स हो गई। ये भी क्या करते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करते हैं और सबस्ट्रेट की जगह पे खुद जाके एंजाइम से बाइंड कर जाते हैं और एंजाइम को स्टॉप कर देते हैं या फिर इनहिबिट कर देते हैं कॉम्पिटिटिवली। अब जो कम्पिटिटिव इनहिबिशन है उसके कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं। फर्स्ट तो ये लोकिन की जो हाइपोथेसिस है उसको सपोर्ट करते हैं कि जो एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, एंजाइम की तरह एक्ट करेगा, सबस्ट्रेट लोक की तरह एक्ट करेगा। तो अगर उस लोक को किसी दूसरी की ने क्या कर दिया? इनहिबिट कर दिया है, उसके अंदर वो फिट हो गई है या फिर उसके अंदर उसने उसको ब्लॉक कर दिया है, तो वहाँ पे जो उसकी ओरिजिनल की थी वो बाइंड या फिर वो नहीं फंक्शन अपना परफॉर्म कर पाएगी। इसके अलावा सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी जो है उसको भी ये क्या करता है? सपोर्ट करता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सेकेंड इज द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिवली यानी कि अब तक क्या था? एक एक्टिव साइट के लिए यहाँ पे कंपटीशन हो रहा था बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अब एक इनहिबिटर, यहाँ पे इनहिबिटर क्या होगा? नॉट स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूलर। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से वो स्ट्रक्चरली सिमिलर ही नहीं है, तो वो एक्टिव साइट के लिए तो कंपटीशन नहीं करेगा। इसके पास क्या होती है? एक अदर साइट होती है, एक एंजाइम के पास एक अदर साइट होगी और अदर साइट के ऊपर बाइंड करके क्या करेगा? एंजाइम स्ट्रक्चर को अल्टर कर देगा, जिसकी वजह से एक्टिव साइट जो है इसकी अल्टर हो जाएगी और सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा। एंजाइम हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, ये इनहिबिटर हो गया। अब यहाँ पे क्या है? एक अलग
एक्टिव साइट से अदर देन एक्टिव साइट एक अलग साइट होती है जिसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। अब इस एलोस्टेरिक साइट पे इनहिबिटर आके बाइंड कर जाता है। इनहिबिटर जब बाइंड करेगा तो ये एक्टिव साइट पहले ऐसी थी, बाद में कैसी हो गई, ऐसी हो गई है। यानी कि सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी जो यहाँ पे शो हो रही थी, जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट था यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा। एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो रिएक्शन तो यहाँ पे स्टॉप हो ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या कर लिया है, इनहिबिटर बाइंड टू द एलोस्टेरिक साइट। और इसने इनहिबिटर ने बाइंड करके क्या कर दिया, यहाँ पे शेप जो है वो चेंज कर दी है, एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर दिया, या फिर हम बोलते हैं इसको अल्टर कर दिया है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को हम सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करके रिवर्स कर सकते थे, लेकिन इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, वो अगर वो एक परमानेंट चेंज की तरह होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक साइनाइड हो गया, हैवी मेटल आयन हो गए सच एज कॉपर आयंस, या फिर जो मरकरी आयंस या फिर सिल्वर आयंस। तो ये जो भी हैवी मेटल्स है वो क्या कर देंगी यहाँ पे, ये भी एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की तरह एक्ट करेंगी, और जो एंजाइम्स की जो एलोस्टेरिक साइट है उसको क्या कर देंगी, ब्लॉक कर देंगी। कैसे ब्लॉक करेंगी, जो एंजाइम है उसके पास ये यहाँ पे एसएच थायल ग्रुप्स होते हैं जो कि आपस में बॉन्डिंग या फिर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, अब एक हैवी मेटल आ गई है, तो ये आपस में क्या कर लेंगी, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगी। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाएगा, या फिर इसकी जो एक्टिव साइट है उसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्टर हो जाएगा। यानी कि वो जो एक्टिव साइट थी वो क्या हो जाएगी, एल्टर हो जाएगी, या फिर वो चेंज है उसके अंदर शेप के अंदर वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, और ये अपना कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करके जो एक एंजाइम है उसको इनहिबिट करती है या फिर उसको ब्लॉक कर देती है। नाउ जो कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है उसको Km एंड Vmax की टर्म्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्टली ये एक ग्राफ है जिसके अंदर एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है एंड वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन या फिर इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी Vmax Km। अगर हम नॉर्मल कोई भी इनहिबिटर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जो पिंक वन है वो नो इनहिबिटर शो कर रही है, कोई यहाँ पे इनहिबिटर नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होगा, नो इनहिबिटर, ये क्या होगी यहाँ पे हाफ Vmax होगी, ये कंप्लीट यहाँ पे Vmax होगी, तो यहाँ पे हाफ Vmax होगी, और ये क्या वैल्यू होगी यहाँ पे Km होगी। जब कोई भी कॉम्पिटिटर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, कोई भी कॉम्पिटिटर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद क्या होगा, अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की, कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो रहा है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर क्या होगा, अब जो ग्राफ है वो स्लाइटली क्या हो गया है, बिल्कुल नीचे चला गया, नीचे शिफ्ट हो गया है। तो इस कंडीशन में क्या होगी, कॉम्पिटिटिव के केस में Vmax जो है, अब Vmax की बात करें, Vmax क्या थी, ये वैल्यू Vmax कांस्टेंट है, इसी पॉइंट के ऊपर है Vmax कांस्टेंट है यहाँ पे, तो Vmax कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे Km क्या होगी, Km की अगर हम बात करें, ये रिएक्शन है जो येलो वन है, तो Km ये यहाँ पे ये Km हो गई। Km क्या हो गई यहाँ पे, पहले Km यहाँ पे थी, अब Km क्या हो गई यहाँ पे, इंक्रीज कर गई है। पहले Km यहाँ पे थी, अब Km क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। तो कॉम्पिटिटिव के केस में क्या होगा, Vmax कांस्टेंट है लेकिन Km क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। सेकेंड केस क्या होगा यहाँ पे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, यानी कि जो ग्रीन वाला ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्व जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कर्व के अंदर क्या है, जो ये और भी ज़्यादा नीचे शिफ्ट हो गई है। तो ये जब नीचे शिफ्ट हुई है तो उस कंडीशन में क्या होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव की कंडीशन में Vmax जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। अब Vmax क्या है, इधर Vmax डिक्रीज कर गई, तो Vmax डिक्रीज कर गई है, हाफ Vmax भी यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी। Vmax डिक्रीज कर गई है, लेकिन जो Km है, Km क्या है, कांस्टेंट है। Km पहले भी यहीं पे थी और अब भी क्या है, यहीं पे है, Km रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। तो ये हो गया ग्राफ की टर्म्स के अंदर या फिर Vmax और Km के टर्म्स के अंदर, कि जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर Vmax कांस्टेंट रहेगा, Km इंक्रीज कर जाएगा। नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर क्या होगा, Vmax डिक्रीज कर जाएगा लेकिन Km क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।
नेक्स्ट इज द थर्ड मॉडल एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन और फीडबैक इनहिबिशन। जो थर्ड टाइप का जो इनहिबिशन है, इसके अंदर क्या होता है, चेक द अक्यूमुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गई हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में बाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट वहाँ पे फॉर्म होगा। तो अगर वहाँ पे प्रोडक्ट की एक्यूमुलेशन हो गई है तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, चेक करेगा कि वहाँ पे एक्यूमुलेशन नहीं होनी है, वहाँ पे ये फीडबैक मैकेनिज्म शो करेगा, जिसकी वजह से जो भी प्रोडक्ट होगा वो क्या करेगा, उस स्पेसिफिक एंजाइम को या फिर जो रेट डिटरमाइनिंग एंजाइम है उसको ये ब्लॉक कर देगा या फिर उसको ये इनहिबिट कर देगा, उसकी एक्टिविटी को ये बंद कर देगा। इसके अंदर क्या है, ये सबस्ट्रेट है, यहाँ पे ये एलोस्टेरिक साइट है और ये एंजाइम 1 है। एंजाइम 1 क्या कर रहा है, एंजाइम 2 को एक्टिवेट कर रहा है, फिर 3, 4 ऐसे करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एंजाइम 1 जो है वो एक अलग सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना रहा है, फिर एंजाइम 2 अलग बना रहा है, ऐसे करके ये रिएक्शन चलती जा रही है और एंड प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। अब जो एंड प्रोडक्ट है, अगर यहाँ पे एंड प्रोडक्ट सफिशिएंट या फिर इनफ जो क्वांटिटी है उसके अंदर फॉर्म हो चुका है और इस रिएक्शन को बंद करना है, तो ये जो प्रोडक्ट बना है, जो ये एंड प्रोडक्ट बना है, वो क्या करेगा, एलोस्टेरिक साइट से बाइंड करेगा एंजाइम जो फर्स्ट था उसके ऊपर जाके, और आगे की रिएक्शन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। आगे रिएक्शन नहीं होगी तो ये पूरी कंप्लीटली जो इनहिबिशन है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट ही चेक करता है कि अक्यूमुलेशन ना हो प्रोडक्ट का, अगर इनफ अमाउंट में बन गए हैं तो उस रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ई कोलाई के अंदर होता है थ्रेओनिन, इनिशियल रिएक्टेंट होगा थ्रेओनिन। थ्रेओनिन क्या करेगा, यहाँ पे एंजाइम 1, 2, 3, 4 इनकी हेल्प से आइसोल्यूशन फॉर्म कर देगा, जो कि एक एंड प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। एंड प्रोडक्ट होने के बाद अगर इनफ एंड प्रोडक्ट बन गया है यहाँ पे, तो ये एंड प्रोडक्ट क्या करेगा, एंजाइम 1 को ही इनहिबिट कर देगा। एंजाइम 1 इनहिबिट हो गया तो आगे की जो रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो आइसोल्यूशन का लेवल अगर इंक्रीज हो गया है रिएक्शन के अंदर तो ऑटोमेटिकली एंजाइम 1 को इनहिबिट कर देगा, और एंजाइम 1 को हम क्या बोलेंगे, रेट लिमिटिंग एंजाइम, क्योंकि इसी की वजह से क्या है, आगे रेट क्या हो गया, लिमिट हो गया है, बंद हो गया है। तो ये क्या होगा, एंजाइम E1 जो फर्स्ट एंजाइम होता है वो क्या होता है, रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। एक और एग्जांपल जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज यहाँ पे जैसे ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन होती है, तो ग्लूकोज क्या है, रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है, ये क्या होगा, प्रोडक्ट के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ। अगर इनफ अमाउंट में यहाँ पे ज़्यादा अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन चुका है तो उस टाइम पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा, जो हेक्सोकाइनेज था उसको ये इनहिबिट कर देगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, प्रोडक्ट ने एंजाइम को इनहिबिट कर दिया है, जिसको हमने बोला है फीडबैक एलोस्टेरिक इनहिबिशन, जिसकी वजह से आगे की जो रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। सो इन दिस वे फीडबैक एलोस्टेरिक इनहिबिशन वर्क्स। नेक्स्ट इज द रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी की रेगुलेशन कैसे कैसे होगी, कौन कौन से मेथड से होगी। फर्स्ट तो एंजाइम एक्टिविटी की रेगुलेशन की क्या नीड है, एक टर्म आती है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के अंदर क्या होगा, जो एनवायरनमेंट है जिसको हम बोलते हैं इंट्रासेलर एनवायरनमेंट, बॉडी का या फिर सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है, वो स्टेडी स्टेट के अंदर या फिर कांस्टेंट होता है। वैसे तो वो ओपन है लेकिन वो क्या करना, ओपन सिस्टम होता है लेकिन वो स्टेडी स्टेट को अटेन करके रखता है ताकि वहाँ पे कोई भी ऐसे जो रिएक्शंस है वो स्टॉप ना हो या फिर वो मैक्सिमम ना हो या फिर अपने रेट से ज़्यादा ना हो। तो होम्योस्टेसिस क्या करते हैं, रेगुलेशन मेंटेन करके रखता है। 2 टाइप के रेगुलेशन होते हैं, एट द एंजाइम लेवल और एट द जीन लेवल। दोनों टाइप के यहाँ पे रेगुलेशन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ द एंजाइम लेवल, एट द लेवल ऑफ एंजाइम। एंजाइम लेवल के ऊपर कैसे कैसे यहाँ पे जो रेगुलेशन है वो होता है। सबसे फर्स्ट होता है एलोस्टेरिक एंजाइम्स। एलोस्टेरिक हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एंड प्रोडक्ट होगा या वो एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंड कर जाएगा और बाइंड करने के बाद क्या कर देगा, उस रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। सेकंड इज द कोवलेंटली मॉड्यूलेटेड रेगुलेटरी एंजाइम्स। कोवलेंटली मॉड्यूलेटेड रेगुलेटरी एंजाइम्स के अंदर क्या होगा, किसी भी रेगुलेटरी एंजाइम की 2 फॉर्म्स होती है, एक एक्टिव होती है और इनएक्टिव फॉर्म होती है। और ये जो दोनों फॉर्म होती है वो क्या होती है, इंटर कन्वर्टिबल होती है। एक्टिव इनएक्टिव के अंदर हो सकती है और इनएक्टिव एक्टिव के अंदर होती है ड्यू टू कोवलेंट मॉड्यूलेटेड रेगुलेटरी एंजाइम की वजह से, या फिर हम बोलते हैं कोवलेंट मॉडिफिकेशंस इन देयर स्ट्रक्चर्स की वजह से। लाइक यहाँ पे ऑफ है,
ऑफ है उस टाइम पे क्या करेंगे, काइनेज क्या करेंगे, इसको फॉस्फेट यहाँ पे ऐड करके अगेन क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। और फॉस्फेटेज क्या करेगा, फॉस्फेट को रिमूव करके अगेन इस जो एंजाइम है उसको इनएक्टिव कर देगा। अगर ऑन है, एंजाइम ऑन है, तो काइनेज यहाँ पे क्या करता था, फॉस्फेट को ऐड करता था। तो ये अब काइनेज ने क्या किया, यहाँ पे फॉस्फेट को ऐड कर दिया, अब ये क्या हो गया, ऑफ हो गया। और फॉस्फेटेज ने क्या किया, यहाँ पे फॉस्फेट को रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से ये ऑन हो गया। तो दो टाइप के, अगर ऑन है तो उसके अंदर क्या होगा, उसको ऑफ कैसे किया जाएगा, और अगर ऑफ है तो वो उसको ऑन कैसे किया जाएगा। तो वो किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू कोवलेंट मॉडिफिकेशन। इन स्ट्रक्चर्स के अंदर कोवलेंट मॉडिफिकेशन की जाती है एंजाइम्स के थ्रू। नेक्स्ट इज द एट द जीन लेवल रेगुलेशन एंड एंजाइम रेगुलेशन एट द जीन लेवल। जीन लेवल पे कैसे कैसे होगी, दो टाइप्स के यहाँ पे जीन्स होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे ऑपरेंट सिस्टम होते हैं, जिनके अंदर इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल दो टाइप के जीन होंगे। ऑपरेंट सिस्टम क्या क्या करेंगे, यहाँ पे तीन टाइप के ऑपरेंट होंगे, लैकोपेरोन, ट्रिप्टोफैन एंड आर्जिनिन ऑपरेरॉन। ये तीन टाइप के ऑपरेरॉन के थ्रू जीन लेवल के ऊपर एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है। अब दो जीन्स की बात कर लेते हैं हम। इंड्यूसिबल जीन, इंड्यूसिबल जीन क्या करेंगे, विच रिमेन इनएक्टिव, वो इंड्यूस करेंगे, पहले तो वो इनएक्टिव है और हम इनको बोलते हैं रिप्रेस्ड है सेल के अंदर। कैन बी एक्टिवेटेड व्हेन अ सर्टेन सबस्ट्रेट इज टू मेटाबोलाइज्ड। जब एक सर्टेन सबस्ट्रेट होगा वो मेटाबोलाइज होगा, जिसकी वजह से क्या करेंगे, इंड्यूस किए जाएंगे एक्टिव करने के लिए। यानी पहले इनएक्टिव थे और बाद में क्या कर दिए जाएंगे, किसी सबस्ट्रेट की वजह से ये सबस्ट्रेट को मेटाबोलाइज किया जाएगा, जिसकी वजह से ये एक्टिव हो जाएंगे। तो ये क्या होंगे, इंड्यूसिबल जीन्स होंगे। सेकेंड इज द रिप्रेसिबल जीन। रिप्रेसिबल जीन क्या होते हैं, जनरली ऑन होते हैं या फिर हम एक्टिव बोलते हैं, जैसे इनएक्टिव थे ये एक्टिव होते हैं, बट कैन बी टर्न्ड ऑफ व्हेन द एंड प्रोडक्ट इज एपिडेंट। जब एंड प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाएगा तो उस कंडीशन में क्या कर दिए जाएंगे, ये ऑफ कर दिए जाएंगे। तो ये क्या होंगे, रिप्रेसिबल जीन्स होंगे। तो इंड्यूसिबल जीन जो कि बाद में इंड्यूस या फिर एक्टिव किए जाएंगे, पहले इनएक्टिव होंगे, और रिप्रेसिबल क्या होंगे, पहले एक्टिव होंगे और बाद में इनएक्टिव किए जाएंगे किसी भी एंड प्रोडक्ट या फिर किसी भी सबस्ट्रेट के मेटाबोलाइज करने से। अब ये जो जीन्स हैं वो एक ऑपरेरॉन सिस्टम के अंदर कैसे वर्क करेंगे। फर्स्ट इज द इंड्यूसिबल जीन। इंड्यूसिबल जीन क्या होगा, ऑन है इन द प्रेजेंस ऑफ मेटाबोलाइट की वजह से। तो यहाँ पे क्या होगा, लैक्टोज या फिर लैक ओपेरोन होता है एग्जाम्पल इसका। मेटाबोलाइट यहाँ पे लैक्टोज होगा, जिसकी वजह से ये एक्टिव होगा, और जो लैक ओपेरोन इसका नाम होता है, इसको लैक ओपेरोन या फिर लैक्टोज ओपेरोन बोलते हैं। तो ये क्या होगा, इंड्यूसिबल होगा, जिसके अंदर हम लैक्टोज ओपेरोन या फिर लैक ओपेरोन पढ़ेंगे। रिप्रेसिबल के अंदर क्या होता है, पहले ये क्या था, ऑन था, इसको ऑन ऑफ करना है, तो ये इफेक्ट क्या होगा, ऑफ किया जाएगा किसी मेटाबोलाइट के थ्रू। ये किसी मेटाबोलाइट के थ्रू ऑन किया जाता है, किसी मेटाबोलाइट के थ्रू ऑफ किया जा रहा है। इसके अंदर हो जाएगा ट्रिप्टोफैन मेटाबोलाइट हो जाएगा, और ट्रिप ओपरेन इसको बोलते हैं, ट्रिप्टोफैन ओपेरोन बोलते हैं। आर्जिनिन ओपेरोन भी एक रिप्रेसिबल ओपेरोन का ही एग्जाम्पल है। तो वन बाई वन अब हम लैक्ट और ट्रिप ओपेरोन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द लैक ओपेरोन। लैक ओपेरोन क्या है, इंड्यूसिबल ओपेरोन है, जिसका जनरली क्या होता है, इंड्यूसिबल ओपेरोन के अंदर ऑफ होता है, और जैसे ही कोई मेटाबोलाइट आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो जब ये जनरली टर्न ऑन होगा तो उस टाइम पे क्या फॉर्म करेगा, कुछ यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ट्रांसलेशन करेगा, यानी कि कुछ ऐसे एंजाइम्स फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से नेक्स्ट जो मेटाबोलाइट है वो जो भी इसका जो लैक्टोज है वो क्या होगा, ब्रेक होगा। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर लैक ओपेरोन के अंदर एक रिप्रेसर जीन होता है, एक प्रमोटर होता है, एक ऑपरेटर होता है। ये ऑपरेटर का ही प्रमोटर होता है, जिनको रेगुलेटरी रीजन बोलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं 3 टाइप के, जिनको बोलते हैं लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। लैक जेड होता है बीटा ग्लाइकोसाइडेज जीन, लैक वाई होता है परमेज जीन, एंड लैक ए होता है ट्रांस एसिटाइलेज जीन। तो ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, यहाँ पे अपना फंक्शन या फिर जो भी इनका फंक्शन है परफॉर्म करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे कि बीटा ग्लाइकोसाइडेज जीन है, वो क्या करता है मेनली यहाँ पे, बीटा ग्लाइकोसाइडेज जीन बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम को फॉर्म करेगा या फिर उसको
प्रोड्यूस करेगा या फिर उसको पहले ट्रांसक्राइब एंड देन ट्रांसलेट करेगा। तो और ये जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम है वो क्या करेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के अंदर ब्रेक करेगा। ऐसे ही जो परमेज जीन है वो परमेज एंजाइम फॉर्म करेगा और परमेज एंजाइम क्या करेगा, लैक्टोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाएगा। अब कुछ ना कुछ लैक्टोज सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होगा किसकी वजह से होगा, परमेज की हेल्प से होगा। और जो ट्रांस एसिटाइलेज जीन है या फिर ट्रांस एसिटाइलेज जो एंजाइम फॉर्म होगा या बनेगा उसका फंक्शन अननोन है। अब क्या होता है यहाँ पे, एक होता है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो है पी से बाइंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज, पी फॉर पॉलीमरेज एंड पी फॉर प्रमोटर। ये क्या करेगा, पी से बाइंड करेगा और पॉलीमरेज से प्रमोटर से बाइंड करेगा। प्रमोटर से बाइंड करने के बाद ये आगे की तरफ मूव करेगा और ये जो भी स्ट्रक्चरल जीन्स हैं उनको ये ट्रांसक्राइब करवा के नेक्स्ट जो भी प्रोटीन फॉर्म करना है वो फॉर्म करेगा। अब इसके बाद क्या होता है, जो ये रिप्रेसर जीन है वो क्या बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। अगर रिप्रेसर प्रोटीन बन गया है और रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है, रिप्रेसर फॉर आर एंड ऑपरेटर फॉर ओ, यानी कि ये आर ओ रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड करेगा। तो अगर रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड कर गया तो ये प्रमोटर मूव ही नहीं कर पाएगा और प्रमोटर मूव नहीं कर पाएगा तो कोई स्ट्रक्चरल जीन्स यहाँ पे ट्रांसक्राइब नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे ट्रांसलेशन है वो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। ये यहाँ पे दोनों ही केसेस में चलेगा हमारे लैक और ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन की केस में। तो फर्स्ट हम ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन जो लैक ऑपरेरॉन है उसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं क्या होगा। अब इसके अंदर जैसे हमने बात की थी, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज होगा, इसके अलावा रेगुलेटरी जीन होंगे, प्रमोटर होगा, ऑपरेटर होगा और स्ट्रक्चरल जीन्स इस साइड यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होंगे। अब फर्स्ट केस में हम बात कर रहे हैं जब लैक्टोज एब्सेंट है, लैक्टोज है ही नहीं। लैक्टोज जब एब्सेंट है तो उस टाइम पे क्या होगा, रिप्रेसर एक्टिव हो जाएगा। ये रेगुलेटरी जीन इन्होंने क्या फॉर्म किया, एमआरएनए फॉर्म किया, इससे प्रोटीन फॉर्म हो गया, यानी कि रिप्रेसर प्रोटीन जो बनना था यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। अभी जो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन आर है, आर को किससे बाइंड करना है, ओ से, यानी ऑपरेटर से। ये ऑपरेटर से बाइंड कर लेगा। अगर ऑपरेटर से इसने बाइंड कर लिया तो ऑपरेटर से बाइंड करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइट जो है ये ब्लॉक हो गई आगे, यानी कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो मूव नहीं कर पाएगा। अगर मूव ही नहीं कर पाएगा तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं इनको ट्रांसक्राइब कौन करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। तो रिप्रेसर एक्टिव हुआ, ऑपरेरॉन क्या हो गया, यहाँ पे ऑफ हो गया है। सेकेंड केस क्या होगा हमारा, जब जो लैक्टोज है वो जब प्रेजेंट होगा, लैक्टोज जब प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेगुलेटरी जीन ने क्या किया, एमआरएनए फॉर्म किया, रेगुलेटरी प्रोटीन फॉर्म कर लिया। अब रेगुलेटरी प्रोटीन के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एलो लैक्टोज है कि इंड्यूसर का काम करता है। एलो लैक्टोज क्या करेगा, ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है उसके साथ जाके बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद ये इनएक्टिव कर देगा इस रिप्रेसर को जो प्रोटीन बना था। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन ही जब इनएक्टिव हो गया तो ऑपरेटर से बाइंड कौन करेगा, कोई भी नहीं करेगा। अगर ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज ईजिली मूव करता जाएगा और जो भी इसको ZYA स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब करना था इनटू बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमेज एंड ट्रांस एसिटाइलेज रेस्पेक्टिवली, उनको ये ट्रांसक्राइब करेगा। तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि ऑपरेरॉन क्या है, ऑन है। तो जब लैक्टोज एब्सेंट है उस टाइम पे क्या है, रिप्रेसर एक्टिव रहेगा और ऑपरेरॉन ऑफ रहेगा। और जब लैक्टोज प्रेजेंट है रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएगा और ऑपरेरॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो लैक ऑपरेरॉन में हमें इंड्यूसिबल है तो ये क्या करवाना था, ऑफ करवाना था। नेक्स्ट इज द ट्रिप ऑपरेरॉन या फिर ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन, जो कि जनरली ऑन होता है और कोई मेटाबोलाइट ऐसा आएगा जो इसको स्विच ऑफ कर देगा और इसको बंद कर देगा। तो ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन के अंदर क्या होता है, प्रमोटर होता है सेम, प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। ऑपरेटर होता है जहाँ पे रिप्रेसर बाइंड करेगा। स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, इस केस में स्ट्रक्चरल जीन्स 5 होते हैं, ABCDE, ये 5 स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे जो कि जो भी एमआरएनए है वो फॉर्म करेंगे ट्रिप ABCD एंड E और फिर ये ट्रांसलेशन करके ट्रिप्टोफैन का बायोसिंथेसिस करेंगे। नेक्स्ट ये कैसे वर्क करेगा जो ट्रिप ऑपरेरॉन है।
ओपेरोन सेम जैसे कि फर्स्ट केस होगा जब ट्रिप्टोफैन एब्सेंट होगा। ट्रिप्टोफैन जब एब्सेंट होगा उस कंडीशन में क्या होगा, अब सेम वही हो गया, रिप्रेसर जीन होंगे, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएंगे, वो ऑपरेटर से बाइंड करेगा, फिर प्रमोटर आगे जब चलता जाएगा तभी क्या होगा, स्ट्रक्चर जीन्स को ट्रांसक्राइब कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेगुलेटरी जीन ने रेगुलेटरी mRNA बनाया और यहाँ पे क्या फॉर्म कर दिया, रेगुलेटरी जो रिप्रेसर जो या फिर रेगुलेटरी जो रिप्रेसर था वो प्रोटीन फॉर्म कर दिया है। अब प्रोटीन फॉर्म करने के बाद ये क्या है, इनएक्टिव है, रिप्रेसर इनएक्टिव है। यहाँ पे रिप्रेसर जब इनएक्टिव होगा तो वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑपरेटर से जब बाइंड नहीं कर पाएगा ये, तो आरएनए पॉलीमरेज मूव करेगा और स्ट्रक्चर जीन्स को ट्रांसक्राइब कर देगा इनटू mRNA एंड देन इनटू प्रोटीन या फिर एंजाइम की फॉर्म में। तो ये एंजाइम्स क्या करेंगे, ट्रिप्टोफैन का बायोसिंथेसिस करेंगे। और ट्रिप्टोफैन क्या है यहाँ पे, ट्रिप्टोफैन ओपेरोन क्या है यहाँ पे, ओन है। तो ये कंडीशन है जब ओन है, जब ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होगा। ट्रिप्टोफैन जब प्रेजेंट है तो यहाँ पे mRNA बना, रेगुलेटरी प्रोटीन बना। अब ट्रिप्टोफैन पहले से प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, एज को रिप्रेसर की तरह एक्ट करेगा और को रिप्रेसर की तरह एक्ट करके ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है उसे बाइंड कर देगा और रिप्रेसर को एक्टिव कर देगा। इस कंडीशन में रिप्रेसर पहले क्या था, यहाँ पे इनएक्टिव रहता है, पहले यहाँ पे इनएक्टिव, जनरली यहाँ पे ऑन रहता है। यहाँ पे इंड्यूसिबल जो ओपेरोन होते हैं उनके अंदर ऑन रहता है और हमें क्या करवाना है, ऑफ करवाना है। तो ऑफ करवाना है तो ये एक्टिव रिप्रेसर जब एक्टिव हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ऑपरेटर से बाइंड कर लेगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड नहीं कर पाएगा, तो कोई यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, तो यहाँ पे जो ओपेरोन है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो पहले ये ऑन था और हमने ऑफ करवा दिया। ऑफ किसकी वजह से हुआ, एक्टिव रिप्रेसर की वजह से। एक्टिव रिप्रेसर कहाँ से आएगा, ट्रिप्टोफैन से, जो कि को रिप्रेसर की तरह एक्ट करेगा यहाँ पे। तो फर्स्टली इंड्यूसिबल ओपेरोन क्या थे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, यानी कि उनको ऑन करवा रहे थे। लेकिन रिप्रेसिबल में क्या था, स्टॉप कर रहे थे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को, यानी कि वो ऑफ करवा रहे थे ओपेरोन सिस्टम को। जो इंड्यूसिबल जो ओपेरोन होता है वो क्या होता है, कैटाबोलिक पाथवे शो करता है, यानी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ कैटाबोलाइज होगा। लेकिन जो रिप्रेसिबल ओपेरोन है वो एनाबोलिक पाथवे शो करते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पे सिंथेसाइज होगा। इसके बाद जो इंड्यूसिबल ओपेरोन है उसके अंदर रिप्रेसर चेक करता है कि जो रिप्रेसर चेक करेगा इंड्यूसर की फॉर्म में कि जो ओपेरोन जीन है उससे कंबाइन करना है या नहीं करना। कंबाइन करेगा तो रिप्रेसर क्या कर रहा है, उसको चेक कर रहा है। और रिप्रेसिबल ओपेरोन के अंदर क्या होगा, रिप्रेसर हेल्प करेगा बाई को रिप्रेसर के थ्रू और कंबाइन करेगा ऑपरेटर जो ऑपरेटर जीन है उससे। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।